हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। और ये एक तरीके से नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी भी थी। इस फिल्म को क्रिटिकली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जो आम जनता है, जो समझदार जनता है, उसने तो इस फिल्म को डेफिनेटली अप्रिशिएट किया। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को वो मुकाम नहीं मिल सका जो शायद ये फिल्म डिज़र्व करती थी। और शायद आज अगर लोग इस फिल्म को देखेंगे तो यही सोचेंगे कि यार क्यों नहीं हमने इस फिल्म को आगे बढ़ाने में साथ दिया, क्यों हमने इस फिल्म को जो है वो मुकाम नहीं दिया जो हम घटिया घटिया पिक्चरों को पता नहीं 500 करोड़ रुपए देखकर जो है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, नॉनसेंस एक्शन होता है, बेतुके की कहानी होती है, फिर भी हम उन फिल्मों को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देते हैं। और जो जेन्युइन अच्छी फिल्म होती है उसको हमने सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो शायद उस वक्त ऑडियंस की जो नज़र थी वो जौहरी जैसी नहीं थी, जो आज उन्हें अपनी नज़र का जो है कीमत समझ में आती है कि हमने कितनी गलत फिल्मों को जो है भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, और कैसी फिल्मों को हमने देखकर कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। तो ऐसी ही एक और फिल्म थी जिसे मैं एक अंडररेटेड मूवी कहूँगी। इस फिल्म में थी उर्मिला मातोंडकर। जी हाँ, आपने सही सुना, मनोज बाजपेयी, संजय सूरी, प्रियांशु चटर्जी, संदाली सिन्हा, ईशा कोपेकर। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे मंजे हुए कलाकारों से सजी ये फिल्म थी जो आई थी सन 2003 में। और इस फिल्म को जो है, आप कह सकते हैं कि इसकी जो कहानी थी वो एक जानी मानी नावलिस्ट अमृता प्रीतम ने लिखी थी, जो हिंदी और पंजाबी नावल लिखती हैं। ये उन्हीं की ही कहानी पंजाबी नावल से ये इंस्पायर थी, एक तरीके से उन्हीं की नावल पर ये बनी फिल्म थी। और इसका टाइटल भी उसी किताब का था जिसका नाम था पिंजर। जी हाँ, मैं पिंजर फिल्म की बात कर रही हूँ। और मैं ये बात कहूँगी कि ये फिल्म जो है उर्मिला के करियर की कुछ बेस्ट फिल्में हैं जिसमें से एक है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी, इतनी उम्दा एक्टिंग करने के बावजूद भी उर्मिला को वो बॉलीवुड में पहचान नहीं मिली जो शायद वो डिज़र्व करती थी। मुझे तो भाई यही लगता है। तो खैर चलिए, मैं इसकी कहानी के बारे में थोड़ी बात कर देती हूँ कि इसकी जो कहानी थी वो पार्टीशन के दौरान जो तबाही हुई है, जो घर उजड़े हैं, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित थी। कि पार्टीशन के वक्त जो पॉलिटिक्स बाजी हुई उससे क्या हिंदू क्या मुसलमान, देखिए सबके घर उजड़े हैं, सबकी बहू बेटियां जो हैं वो कहाँ की कहाँ चली गई, क्या हो गया। अगर आप फिल्म को देखेंगे और अगर आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के मुंह से पार्टीशन की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा। मैंने भी सुनी है कि किस तरह से हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनका परिवार कहाँ था और कैसे वो लोग यहाँ पर आए, कैसे आज़ादी के बाद जो पार्टीशन हुआ उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, कैसे लोगों ने अपनी पुरानी जमी जमाई जो ज़िंदगी थी, जो उन्होंने बनाई थी, उसको छोड़ कर आना कितना स्ट्रगल होता है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इन सब चीज़ों में वो औरतों का बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि ऐसी औरतें जिनकी शादियां पक्की हो गई थी, उनकी शादियां इस वजह से टूट गई कि भाई इस सब चक्कर में उनको उठा के ले गए। क्या हिंदू की लड़की, क्या मुसलमान की लड़की, हर लड़की जो है कहीं ना कहीं जो है उस पर जुल्म चाहे अनचाहे ढाए गए। और इसी कहानी पर बनी थी ये फिल्म, जहाँ पर उर्मिला मातोंडकर एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, एक पंजाबी हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता कुलभूषण खरबंदा होते हैं, उनकी मदर होती हैं, भरा पूरा परिवार होता है, बहनें होती हैं, और उसका एक भाई होता है प्रियांशु चटर्जी, जिसके वो बेहद करीब होती है। और उसकी शादी पक्की हो जाती है संजय सूरी के साथ में।
तो वही होता है कि एक दिन अचानक से जो उर्मिला मातोंडकर है उसको एक दूसरे धर्म का लड़का यानी रशीद यानी कि मनोज बाजपेयी उठाकर ले जाता है। और जब उठाकर ले जाता है तो उसका जो परिवार होता है वो लड़की का उसको डिसोन कर देता है। भाई पूरी जी जान लगाता है, लेकिन वही वाली बात है कि भाई बेचारा क्या कर लेगा। और इसी बीच जो भाई की शादी है वो करवा दी जाती है संजय सूरी की बहन के साथ में, जो होती है संडाली सिन्हा, जो कि संजय सूरी की बहन होती है, जो संजय सूरी जिसके साथ उर्मिला की सगाई हो चुकी होती है। और अब जो उर्मिला के जो माँ बाप होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई, ख़ास तौर पे जो पिता होते हैं कि भाई अगर वो वापस मिल भी गई तो उससे कौन शादी करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि माँ बाप भी अपनी बेटियों को नहीं अपनाते थे। भाई उनकी क्या गलती है। और सोचो अगर कोई शादीशुदा औरत को कोई उठा ले गया तो उसका पति उसको क्या एक्सेप्ट करेगा। पहले के ज़माने में जिस तरह से औरतों की हालत होती थी, आज तो बिल्कुल ही उलट हालत है। वो बात अलग है कि ठीक है, आज भी महिलाएं कई चीज़ों के लिए सफ़र ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इस कदर सफ़र नहीं कर रही कि अपने ही माँ बाप डिसोन कर दे, अपना ही पति जो है पहचानने से इनकार कर दे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, मैंने देखा है, कई क्राइम शो में देखा है कि कई महिलाएं जाने न जाने किसी षड्यंत्र का शिकार होकर किसी क्राइम में फंस जाती हैं तो हस्बैंड उनको भी डिसोन कर देते हैं। और यहाँ तो अगर कोई औरत है अपना काम से जा रही है और उसको तो पता भी नहीं है और कुछ लोग आते हैं उसको उठा के ले जाते हैं, तो उसमें उसकी क्या गलती है। आप लोगों ने कई ऐसी बीते वक्त में फिल्में देखी होंगी जहाँ पर शादीशुदा औरतों को अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म होकर जब उनको छोड़ा जाता है, या कभी कभी दुष्कर्म नहीं भी होता है तो भी हस्बैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे पतियों को मैं तो रेड फ्लैग भी नहीं कहूँगी, मैं तो उनको सीधा सीधा ब्लैक फ्लैग ही कहूँगी। तो एक तरीके से जो है उर्मिला के साथ भी यही होता है, लेकिन जो भाई होता है वो चाहता है कि भाई वो उसकी बहन घर में आए और अपनी वो ज़िंदगी पहले की तरह जिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फैमिली बिल्कुल अपोज करती है। उधर जो उर्मिला होती है वो अगवा की जाती है मनोज बाजपेयी के द्वारा, लेकिन जो मनोज बाजपेयी होता है वो कहीं ना कहीं उर्मिला को पहले से ही पसंद करता है। उसने कहीं उर्मिला को देखा होता है तो एक लव एट फर्स्ट साइट उसको ऑलरेडी जो है उर्मिला से होता है, लेकिन वो थोड़ा जेंटल किस्म का होता है तो वो उर्मिला को उस कदर से टॉर्चर नहीं करता है जिस कदर जो है उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से लड़कियों को पॉलिटिक्स बाजी के चक्कर में उठा लिया जाता है। तो फिर धीरे धीरे जो है मनोज बाजपेयी उसको समझाता है कि उसने बहुत प्रेशर में आकर उसको अगवा किया, और क्योंकि वो उसको पहले से भी पसंद करता था तो इस वजह से वो उसको उठा के ले आया। लेकिन उर्मिला बिल्कुल भी उसकी किसी भी बात में नहीं आती है और उर्मिला एक दिन मौका पाकर भाग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी को पता होता है कि ये भाग रही है, लेकिन वो भी उसको भागने देता है। लेकिन एज़ यूजुअल वापस जाती है, उसको अपनाया नहीं जाता है, उसका भाई घर पर नहीं होता है। अगर वो होता तो शायद उसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन वही बात है कि फ़िल्म की एक मजबूत कड़ी जो थी वो मिसिंग, उसको जानबूझ के लिए रखा गया, जिसका आपको आगे जाके पता चलेगा। तो खैर उर्मिला वापस लौट जाती है और फिर उर्मिला जो है वो बाकायदा मनोज बाजपेयी से शादी कर लेती है और उसका धर्म भी परिवर्तित किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है मनोज बाजपेयी वो थोड़ा सा उसकी तरह जेंटल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि उर्मिला खुश रहे। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उर्मिला प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेथ हो जाती है। उर्मिला अंदर ही अंदर जलती रहती है, रिवोल्ट करती रहती है, कहीं ना कहीं वो जाना चाहती है लेकिन मजबूर है। ये ऐसी सिचुएशन होती है, आप चाहते हैं कि कभी कभी आपको कहीं से कोई पंख मिल जाए और आप जो हैं आसमान चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो तड़पती हुई एक तरीके से सोने के पिंजरे में कैद होती है उर्मिला। लेकिन जो मनोज बाजपेयी होता है वो उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसके हर डिसीजंस को
कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन उर्मिला अपने गुस्से में इतनी होती है, उसको कहीं ना कहीं चिढ़ भी होती है, नफ़रत भी होती है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो ख़राब हो गई है, मेरा घर लुट गया, मेरी जो शादी पक्की होने वाली थी, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था वो भी चला गया। और अब फिर कहानी में आता है एक नया मोड़ कि पार्टीशन जब और होने लगता है, जब ये सब राजनीति और होने लगती है और फिर जो है पार्टीशन ऑफिशियली और बढ़ने लगता है, तो जो होती है उर्मिला की जो भाभी होती है, यानी कि उर्मिला के भाई की पत्नी होती है, जो उसके मंगेतर की भी बहन होती है, वो गायब हो जाती है, वो भी बिछड़ जाती है। तो बस, और ये बात जब उर्मिला को पता चलती है तो उर्मिला पूरे तरीके से जी जान लगा देती है अपनी भाभी को ढूंढने में, और उसमें उसका साथ देता है उसका पति रशीद यानी मनोज बाजपेयी। और फिर एकाएक जो है उसकी भाभी उसे मिल जाती है, वो अपनी भाभी को सही सलामत ले आती है कि कल को उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो जल्द से जल्द मैं अपनी भाभी को बचा लूँ और उसके साथ जो भी कोई अत्याचार या दुष्कर्म होने से पहले उसको उसके घर पहुंचा दूँ, उसको उसके पति के पास पहुंचा दूँ। और होता भी यही है। एंड आते आते जो है फिल्म में उसकी भाई से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसके एक्स वुड बी हस्बैंड संजय सूरी के साथ भी उसकी मुलाकात हो जाती है, और वो अपने भाई को उसकी बीवी हैंड ओवर कर देती है कि ले जा भाई, इसे ले जा और कभी भी इसका निरादर मत करना। तो ये एक बहुत अच्छी बात वो बताती है कि मेरे माँ बाप ने तो मेरी कदर नहीं की, मेरा निरादर किया, लेकिन ये तेरी बीवी है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो कभी भी इसका भूल के भी अपमान मत करना कि तू तो वही है ना, तू तो कोई और उठा के ले गया, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। इस तरह की बातें कई औरतें को सुनना पड़ता है जिनके हस्बैंड्स जो हैं उनको शायद प्रेशर में आके एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जो है वक्त बेवक्त उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। तो वो अपने भाई को ये कहती है कि कभी इसका निरादर मत करना, तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरा उसका भाई भी कहता है कि तू चल वापस, हम तुझे अपना लेंगे, तू एक नई ज़िंदगी शुरू करना, और जो तेरा मंगेतर है वो तुझसे शादी करने को तैयार है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तेरी बात समझता है और तेरे दिल में एक इज़्ज़त रखता है, कहीं ना कहीं तूने उसकी बहन को भी बचाया है। लेकिन जो उर्मिला होती है ना, वो इस पूरे प्रोसेस में जिस तरह से उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, उसकी बात सुनता है, वो ये धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगती है कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा जेंटल है, तो मैं क्यों इसका साथ छोड़ दूँ। तो वो अपने भाई को यही कहती है कि ना भाई तू जा, मैं यहीं पर रहूँगी, मेरी इसी इंसान के साथ जो है मेरा घर बस गया है। इनफैक्ट जो मनोज बाजपेयी होता है वो भी उसको कहता है कि तू चली जा, लेकिन वो नहीं जाती है। वो कहती है कि भाई कोई भी धर्म की लड़की, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जब अपने घर लौटेगी ना तो समझना मैं ही लौटूंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि ऐसा होना चाहिए, भले ही हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन किसी और के लिए कुछ कर गुजरने का गूदा तो होना ही चाहिए। जो मुझे उर्मिला के कैरेक्टर की बात अच्छी लगी कि भले ही वो एक पिंजर में कैद हो गई, वो वहाँ से निकल नहीं सकी, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने बच्चा भी पैदा किया, वो बात अलग है कि बच्चा बचा नहीं, इतना उसने कुछ सफ़र किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किसी और को वो चीज़ नहीं सहने दी। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने लिए भले ही कुछ ना कर सकी, लेकिन मैं किसी और के लिए तो ज़रूर करूँगी। तो ये जो एक करेज होता है ना, इस करेज की ही ज़िंदगी में बहुत कीमत होती है, और ये करेज आपको उर्मिला की पर्सनालिटी कैरेक्टर में इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में और भी कई घटनाएं घटती हैं जहाँ पर उर्मिला अपना एक स्टैंड रखती है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बड़े स्ट्रांगली रखती है, भले ही वो एक्सेप्टेबल उसके आसपास के लोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली उर्मिला का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लिखा गया है और उर्मिला ने बहुत अच्छे से उसे
जो है परफॉर्म भी किया है। और मनोज बाजपेयी को तो नेशनल अवार्ड इस फिल्म के लिए मिला ही था, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। इस फिल्म में संदाली सिन्हा जो कि तुम बिन फिल्म से काफ़ी पॉपुलर हुई थी और उनका एक बड़ा छोटा सा करियर रहा, लेकिन उसके बाद उनकी ही फिल्म का एक सीक्वल बनाया गया तुम बिन 2 करके, जो कि चली नहीं, जो कि बनाई थी अनुभव सिन्हा ने। तुम बिन 1 भी उन्होंने बनाई थी और तुम बिन 2 भी बनाई थी, पर तुम बिन 1 जितनी चली थी जो सन 2001 में आई थी, वो फिल्म तुम बिन 2 जो शायद सन 2016 में आई थी वो नहीं चली। और इस फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए ईशा कोप्पिकर भी हैं। ईशा कोप्पिकर उस वक्त नई नई पॉपुलर हो रही थी खल्लास गर्ल के नाम से। कंपनी का जो गाना था जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, उसके बाद से ईशा की बहुत डिमांड बढ़ गई थी। ईशा के पास बहुत फिल्में थी, बट अनफॉर्चुनेटली ईशा को कोई खासा रोल नहीं मिला। सन 2007 में उन्होंने नच बलिए सीज़न 3 को एज अ जज किया था, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छा जज किया था। और बट वही वाली बात है, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद एज़ यूजुअल बच्चा हो गया, बच्चे के बाद डाइवोर्स हो गया। और सुना है कि जो संदाली सिन्हा हैं उनके भी आज की तारीख में वो मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और उनकी और कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अभी है नहीं। तो ये पिंजर की कहानी है जो कि बहुत अच्छी है। और जो लोग पार्टीशन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 2 मुल्कों में जो सियासत मची, तो किस तरीके से जो मासूम लोगों की ज़िंदगियां उजड़ी हैं, बिगड़ी हैं और तबाह हुई हैं, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो औरतें, बेचारी औरतों की जो धज्जियां उड़ी हैं, मासूम औरतों की, वो तो आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपने गदर पिक्चर भी देखी होगी तो उसमें भी कैसे पार्टीशन हुई थी, कैसे लोग भाग रहे थे डर के मारे, अपने ही घरों से उनको भागना पड़ा था। तो ये सारी बातें हमारी जो दादी या दादा के टाइम में ये सब हुई थी, और जब उन्होंने ये सब सीन देखे तो कहा कि हाँ भाई ये ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। तो भैया हमने उनकी आंखों से तो थोड़ा बहुत पार्टीशन के बारे में देखा है, कुछ फिल्मों के द्वारा, कुछ उनकी बातों के द्वारा। अच्छा, इस फिल्म में थोड़े से रोल के लिए वो जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो बा का कैरेक्टर प्ले करती थी, सुधा शिवपुरी नाम है था उनका, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो भी इस फिल्म में आपको एक छोटे से रोल के लिए दिखेंगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी से काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, काफ़ी लोग उनको जान रहे थे बा के रूप में। तो आपको जो है वो भी छोटे से रोल में देखने को मिलेंगी। और पिक्चर काफ़ी अच्छी है, बहुत इमोशनल है, और लड़कियों को तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए कि किस कदर पहले के ज़माने में वाकई औरतों की क्या कीमत होती थी। आपको ये फिल्म देखकर पता चलेगा, और बहुत ही अच्छे से ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो उत्तम सिंह साहब ने दिया था। मैंने उत्तम सिंह साहब के बारे में पता नहीं कहा है या नहीं कहा है, लेकिन वो एक बहुत ही अंडररेटेड डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर रह चुके हैं। और उनकी बेटी भी एक अंडररेटेड सिंगर थी जिनका नाम प्रीति सिंह था, जिन्होंने गदर फिल्म के लिए भी गाना गाया है, हम जुदा हो गए। और इस फिल्म का भी एक गाना चरखा चलाती, वो भी गाना जो है प्रीति ने ही गाया है। और इस फिल्म के 2 गाने अमृता प्रीतम ने ही लिखे हैं, ये उन्हीं की ही उससे इंस्पायर है। तो और वैसे तो इस फिल्म के गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ भी शायद देख सकते हैं, बट अगर अकेले भी देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। फिल्म अच्छी है, बहुत इमोशनल है, बहुत टची है, और आपको जो है निराश नहीं करेगी। और सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हैं, सब ने अपने कैरेक्टर में अपना एक बहुत अच्छा वो किया है, अपना 100% दिया है। कुलभूषण खरबंदा साहब जो कि इतने लेजेंड एक्टर हैं, वो भी, उनका भी अभिनय काबिले तारीफ़ है। तो ओवरऑल ये पिक्चर को तो मैं 100 आउट ऑफ 100 ही दूंगी। और मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसी फिल्मों को क्यों नहीं इतना अप्रिशिएशन मिला, इतना अप्रिशिएट किया गया, मैं खुद ही हैरान हूँ। तो खैर अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।